मेरा नाम आर्यन है। मैं हमेशा से डरावनी चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त राघव ने बताया कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग शापित कहते हैं। कहते हैं कि रात को वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हंसी मजाक में हमने तय किया कि हम खुद इस रहस्य की जांच करेंगे। जंगल के बीच हवेली का रास्ता सुनसान और घना था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हमारे चेहरे पर छूती हुई चल रही थीं। हवेली की लकड़ी की दीवारें चरमराती थीं और जंग लगी लोहे की खिड़कियां किसी प्रेत के घर जैसी डरावनी लग रही थी। हम अंदर गए। फर्श चरमराता था। कमरे में फैली धूल और टूटी फर्नीचर की आवाजें हमारे कानों में डर घोल रही थीं। दीवार पर एक तस्वीर थी, एक लड़की की, जिसकी आंखें धुंधली और गहरी थीं। जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा, अचानक पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। हमने एक दूसरे को देखा और डर के मारे हमारे हाथ कांपने लगे। जैसे ही हम आगे बढ़े, फर्श के नीचे हल्की चरमराहट हुई। मैंने देखा कि झूलते झूले अपने आप हिलने लगे। हवा अचानक तेज हो गई और कमरे में ठंडी खामोशी छा गई। हमने सोचा कि यह सब हवा की वजह से है, लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई, जोर जोर से, धीमी और अजीब। हमने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। राघव चिल्लाया, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी कमरे की खिड़की खुली और तेज हवा के साथ कागज उड़कर हमारे चेहरे पर पड़े। पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर लगी वही लड़की की तस्वीर अब झिलमिला रही थी। उसकी आंखें अब जिंदा लग रही थीं और उसकी मुस्कान भयानक हो गई। जैसे ही हम ऊपर के कमरे में पहुंचे, फर्श के नीचे से जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हमने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा था और उस झूले में वही लड़की बैठी थी। उसकी आवाज कानों में गूंज उठी, तुम यहां नहीं रह सकते। हम डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा जंग लगा हुआ था। हम जोर जोर से धक्का देते रहे। अंततः दरवाजा खुला और हम हवा में उड़ते पत्तों के साथ बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में वह लड़की झिलमिला रही थी। वापस गांव में लौटने के बाद भी हमें लगता रहा कि डर खत्म नहीं हुआ। रात को जब मैं सो रहा था, मेरे कमरे में किसी की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा, दीवार पर एक नया चित्र बन रहा था। वह चित्र मेरी परछाई का था और उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। मैंने सोचा कि यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैंने पलटा, बिस्तर के नीचे से हाथ बाहर आया और धीरे धीरे मेरे पैर की ओर बढ़ा। मैंने जोर से चिल्लाया और बत्ती जलाई। कोई नहीं था। फिर फोन पर नोटिफिकेशन आया, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अगले कुछ दिनों तक हर रात वही आवाजें, धीमी हंसी, कदमों की आवाज और कभी कभी मेरी खुद की परछाई का अचानक हिलना सुनाई देती रही। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कभी कभी लगता था कि कोई मेरी गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा है। एक रात मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक सफेद पोशाक में लड़की खड़ी थी। उसकी लंबी काली बाल हवाओं में उड़ रही थी और उसकी आंखों की चमक मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही मैंने नजरें झपकाईं, वह गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह सब बस मेरी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे मेरे सपनों में भी वही लड़की आने लगी। हर सपना वास्तविक लगता और जैसे मैं अपनी हद पार कर रहा हूं। सपनों में वह मुझसे बातें करती थी, कभी गुस्से में, कभी हंसते हुए, कभी मेरे चारों ओर घूमते हुए। मैंने अपने दोस्तों से यह सब साझा किया, लेकिन वे हंसकर कह देते, आर्यन, ये सब तुम्हारी दिमाग की खेल है। लेकिन मुझे पता था, यह खेल नहीं था। एक रात मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांका। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन किसी ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी सांस रुक गई। हवा में वही ठंडी खामोशी थी और मेरे कानों में वही धीमी हंसी गूंज रही थी। मैंने झपकते ही देखा, मेरी दीवार पर वह लड़की खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो कि अब मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैंने अपने आप से कहा, बस अब मैं कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन डर की असली कहानी
अब शुरू हुई थी। अब भी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरी हर हल्की हरकत देख रहा है। कभी कभी कमरे की खिड़कियों में, कभी दीवार पर, कभी अपने आईने में। वह लड़की हर जगह है और मुझे डर है कि एक दिन मैं उसके बिना देखे रह नहीं पाऊंगा। जब मैं 14 साल का था, मैं अपने छोटे भाई के साथ एक ही कमरे में सोता था। हमारे कमरे में बंक बेड था, मैं ऊपर, मेरा भाई नीचे। यह छोटा सा कमरा, जो दिन में सामान्य लगता था, रात के समय मेरे लिए डर का घर बन जाता था। रात लगभग 1 बजे, मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। कमरे के सिर के पास से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी किसी फोन की स्क्रीन जैसी नहीं थी और न ही किसी लैंप जैसी। यह तेज थी, लेकिन ठंडी और डरावनी। कमरे का अंधेरा उसके चारों ओर और भी गहरा लग रहा था। मैंने धीरे धीरे ऊपर झुककर देखने की कोशिश की और तभी मैंने देखा मेरे भाई के पास, बिस्तर के नीचे, हवा में तैरती हुई एक महिला खड़ी थी। वह सफेद ड्रेस में थी, जिसके किनारे फ्रिल जैसे थे। उसके बाल धूसर और झुर्रियों भरे थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, हल्की हल्की हवा में ऊपर नीचे हो रही थी और पूरा ध्यान मेरे भाई पर था। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी आत्मा या कोई अंधेरे की ताकत मेरे भाई को देख रही हो। मैं डर के मारे बिल्कुल ठहर गया। मेरी सांसें अटक गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा भाई पूरी तरह सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके ऊपर क्या खड़ा है। जैसे ही मैंने उसे और करीब से देखने की कोशिश की, महिला ने अचानक अपनी नजरें मेरी ओर घुमाई और वह पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल लगभग ठहर गया। उसका चेहरा बदल गया। उसके चेहरे की हड्डियां और आंखें अजीब लगने लगीं। वह इतनी डरावनी थी कि मैं चिल्लाने के लिए भी हिम्मत नहीं कर पाया। डर और झटके के कारण मैं संतुलन खो बैठा। मैं ऊपर से फिसलकर नीचे गिर गया। पीठ फर्श से टकराई। दर्द और डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं जमीन पर पड़ा। सांसें तेज और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उठने की कोशिश करता हूं, वह महिला गायब हो गई। रोशनी चली गई और कमरा फिर से अंधेरा हो गया। कमरे में शांति लौट आई, लेकिन मेरा डर और गहरा हो गया। कुछ ही पलों में मेरे माता पिता कमरे में आए। फर्श पर गिरने की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोला। मेरे पिता ने देखा और कहा, लगता है किसी ने फोन अचानक बंद कर दिया। लेकिन उस समय हमारे पास कोई फोन नहीं था, न मेरे पास, न मेरे भाई के पास। उस घटना के बाद भी मैं अब भी महसूस करता हूं कि वह शैडो अभी भी मेरे भाई को देख रही है। हर बार जब मैं फोटो लेने की कोशिश करता हूं या कैमरा उठाता हूं, तस्वीर पूरी तरह अंधेरी निकलती है। कोई निशान नहीं, सिर्फ अंधेरा। रात के समय मैं कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस करता हूं। कभी कभी हवा में हल्की हल्की मूवमेंट होती है। कभी कभी मेरे भाई के चारों ओर अंधेरी छाया फैल जाती है और उसे देखकर मेरी रूह कांप उठती है। मैंने अपनी नींद पर ध्यान देना बंद कर दिया। हर रात, हर शैडो, हर मूवमेंट में उनका हिसाब रखने लगा। यह किसी साधारण भूत की तरह नहीं था। यह प्रेजेंस मेरे छोटे भाई और मेरे जीवन के हर पहलू पर नजर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वह शैडो केवल देखने के लिए नहीं थी, वह हमारे जीवन को नियंत्रित करने आई थी। उसका अस्तित्व इतना वास्तविक था कि मुझे लगता, अगर मैं आंखें बंद करूं तो भी वह हमें देख रही होगी। मैं धीरे धीरे पैरानॉइड होने लगा। हर रात हर अजीब आवाज, हर हल्की रोशनी मुझे उसके सामने खड़ा कर देती। कभी कभी मैं अपनी हिम्मत इकट्ठा करके उसके पास जाता, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल डर दिखाने के लिए आती है। मेरा भाई कभी कभी पूछता, भाई तुम्हें लगता है कोई हमें देख रहा है? मैं जवाब नहीं देता।
मैं नहीं चाहता था कि वह भी इस डर में डूबे। मैं जानता था अगर वह देख लेता तो उसका डर और भी बढ़ जाता। कुछ महीने बाद जब हम बाहर गए थे, मैंने देखा कि वह चीज कहीं भी जाती है, किसी कमरे में, किसी कोने में, या कभी कभी मेरे छोटे भाई के पास। मेरी नींद अब पूरी तरह से खराब हो गई थी। कभी कभी रात में मैं खुद से कहता, ये सब मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन जब मैं उसे शैडो को देखता तो मैं जान जाता हूं कि यह इमेजिनेशन नहीं थी। उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अब कभी भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। मुझे डर है कि एक दिन वह शैडो मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचा सकती है। हर शैडो, हर हल्की मूवमेंट, हर अंधेरी कोने में मैं अभी भी उसे महसूस करता हूं। और यही कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हमारे घर, हमारे कमरे, हमारी नींद में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते। कभी कभी वे सिर्फ हमारे चारों ओर छिपी रहती हैं और हम उन्हें तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि वे अपने असली रूप में सामने ना आए। मैं अब भी उन रातों को याद करता हूं। उस चेहरा, उस सफेद ड्रेस में तैरती हुई महिला। हर रात मैं डर के साथ सोता हूं, यह जानते हुए कि वह शैडो अभी भी वहां है, हमेशा देखने के लिए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उस वक़्त लगा था जब मेरी पत्नी महज 30 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन ने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। उसके बाद हर सुबह का उगना, हर रात का अंधेरा, सब एक बोझ जैसा लगने लगा। लोग कहते हैं, वक़्त हर दर्द को भर देता है, लेकिन 14 साल गुज़र जाने के बाद भी मेरा घाव कभी भरा ही नहीं। मैं बच्चों के साथ जिंदगी जीता रहा, लेकिन हमेशा एक खामोश खालीपन मेरे भीतर जिंदा रहा। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि वो लौटेगी या उसका कोई असर मुझे छुएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हुआ, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उसने मुझे समझाया कि मौत के बाद सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वहां कुछ है। और शायद वो चीज हमें कभी कभी ऐसे छूती है कि हमारी रूह तक कांप उठती है। महामारी के दिनों की बात है। उस वक़्त पूरी दुनिया डर और बंदिशों में थी, और शायद उसी डर ने मुझे और ज़्यादा आध्यात्मिक बना दिया। मैंने क्वेकर पद्धति अपनाई। इसमें इंसान खामोश बैठता है, आंखें बंद करता है और अपने भीतर उठने वाली उस धीमी आवाज़ को सुनता है, जिसे लोग खुदा की पुकार कहते हैं। मैं हर रोज़ ऐसा करने लगा। एक दिन मेरा बड़ा बेटा भी मेरे साथ बैठ गया। सच कहूं तो उसका मन कभी इन चीजों में नहीं लगा। वो बेचैन रहता था, कुर्सी पर हिलता डुलता, आहें भरता, पैरों से आवाज करता। मुझे गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी अचानक मेरे भीतर से एक बहुत जानी पहचानी आवाज उठी। वह मेरी पत्नी की थी। 14 साल बाद वही टोन, वही लय। उसने कहा, सिन गनास नीला कुमीदा एस बुएनो। ये उसका पसंदीदा जुमला था। मतलब, मन न हो तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। ये आवाज कान से नहीं आई थी, ये दिल से उठी थी, लेकिन इतनी साफ थी कि लगा जैसे उसने मेरे कान के पास झुककर कहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। उस पल मुझे लगा कि वो हमारे साथ है, और मैं समझ गया कि वो मुझे इशारा कर रही है कि बेटे को जबरदस्ती मत बैठाओ, उसका मन नहीं है। उसी दिन के बाद से मैंने उसे कभी नहीं रोका। उस रात मैं देर तक जागता रहा, दिमाग बार बार उसी पल पर अटकता रहा। कहीं मैं वहम तो नहीं कर रहा, लेकिन वह आवाज इतनी साफ थी कि इनकार करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जो अगला वाकया हुआ, उसने मेरी हड्डियों तक जमा दी। एक रात मैं नींद और जाग के बीच की हालत में था। कमरा अंधेरा था, सिर्फ ये पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। बहुत धीमी, बहुत ठंडी आवाज, इतनी साफ कि लगा कोई कमरे के अंदर खड़ा है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। इससे पहले कि मैं समझ पाता, मैंने बिस्तर का वजन बदलते हुए महसूस किया। कोई मेरे पास आकर बैठा था। गद्दा दब गया, चादर खिसक गई, मेरा खून जम गया। मैंने हिम्मत जुटाकर करवट ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली, लेकिन गद्दे पर बैठने का निशान, वो दबाव, कुछ देर तक बना रहा, जैसे कोई अदृश्य साया अब भी वहीं बैठा हो। उस पल मैं पूरी तरह जाग गया।
डर और सुकून एक साथ महसूस हो रहा था। डर इसलिए कि जो हुआ वह हकीकत थी। सुकून इसलिए कि शायद वह वाकई मेरे पास थी। लेकिन सबसे खतरनाक रात हाल ही में आई। पिछले हफ्ते की बात है। उस रात मैं गहरी नींद में था। अचानक मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। जब आंख खोली तो पाया कि मैं उसकी बाहों में था। हाँ, 14 साल पहले मर चुकी मेरी पत्नी की बाहों में। उसका चेहरा वही था, आंखें वही। वो मुझे देख रही थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। हम बातें करने लगे, बच्चों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, और इस बारे में कि अब हम दादा दादी बन चुके हैं। हम हंस भी रहे थे। मुझे लगा जैसे जिंदगी फिर से लौट आई है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सपना है। और जैसे ही यह एहसास हुआ, सब टूटने लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, कहा कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। मैंने उसके होंठों को छुआ और नींद खुल गई। लेकिन असली खौफ तब हुआ जब जागने के बाद भी मुझे उसका हाथ अपनी उंगलियों में कसकर दबा हुआ महसूस हुआ, जैसे उसने मुझे छोड़ने से मना कर दिया हो। धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ी, लेकिन मेरी हथेलियों की ठंडक आज तक बनी हुई है। इन तीनों घटनाओं के बाद भी बहुत कुछ हुआ, और वो इतने डरावने हैं कि कई बार मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। कभी आधी रात को उठकर देखता हूं तो आईने में दो परछाइयां दिखती हैं, एक मेरी और दूसरी उसके कंधे पर रखे हाथ के साथ। कभी अचानक घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, वही साबुन, वही फूलों की महक जो उसके बालों से आती थी। सबसे खतरनाक वक्त तब आया जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मौत के बाद कैसा है वहां। उस रात मैं बिस्तर पर अकेला था। नींद में ही मुझे लगा कोई मेरे कान के पास है। और फिर वो आवाज आई, ठंडी, गहरी, दूर से आती हुई। बताना मुश्किल है, सब साथ हैं, लेकिन सब अलग भी। हर कोई जुड़ा हुआ है, पर हर कोई अकेला भी। उसकी आवाज खोखली थी, जैसे गुफा के अंदर से आती गूंज। मेरी रीढ़ में बर्फ जम गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा अगर जरा भी हिला तो वो साया मुझे अपने साथ खींच ले जाएगा। उस रात के बाद से मेरा डर और गहरा हो गया। अब जब भी मैं अंधेरे कमरे में अकेला बैठता हूं, मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी फुसफुसाहट, कभी सांसों की ठंडी लहर। और कभी कभी जब रात का सन्नाटा गहरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कोई मेरा नाम धीरे धीरे बहुत ठंडी आवाज में पुकार रहा है। और यकीन मानो, उस आवाज में इतना डर है कि लगता है जैसे वो मेरी रूह खींच कर ले जाएगी। कुछ साल पहले मेरी माँ, मेरा कुत्ता और मैं एक नए घर में रहने आए। उस समय यह घर बिल्कुल साधारण सा लग रहा था। बाहर से तो वह कोई खास नहीं दिखता था। साधारण पत्थरों की दीवारें, नीली खिड़कियां और छोटे से गार्डन वाला। लेकिन जैसे ही मैं उस घर में कदम रखता, मुझे हर कोने से अजीब सा एहसास होने लगता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मैं अक्सर रात में अकेला रहता जब माँ काम पर होती। ज्यादातर समय मैं लिविंग रूम में बैठा रहता या अपने कमरे में। लेकिन जब भी मैं रसोई में जाता, चाहे पानी लेने के लिए या कुछ खाने के लिए, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। रसोई घर घर के दूसरी तरफ था और अक्सर अंधेरा रहता। कभी कभी मैं वहां बस जल्दी जल्दी चला जाता या डर के मारे दौड़ते हुए निकल आता। मुझे उस समय खुद पर हौंसी भी आती थी। इतना डर क्यों लग रहा है? लेकिन डर असली था और धीरे धीरे बढ़ता ही गया। मेरे कजिन और मैं अक्सर हॉरर स्टोरीज और फियर फाइल्स देखते थे। कभी कभी हम मजाक में कहते, चलो घर में भूत पकड़ते हैं। हम टॉर्च लेकर घर के हर कोने की जांच कर लेते। लेकिन एक दिन जब मैं घर अकेला था, वह मजाक वास्तविक डर में बदल गया। मैंने बाथरूम जाकर अपनी भौहें बनाने का सोचा। दरवाजा खुला था और मैं शीशे के सामने खड़ा था। जैसे ही मैं पिनसेट उठाने वाला था, मेरी नजर शीशे में कुछ अजीब चीज पर पड़ी। दरवाजे के ऊपर एक हाथ था, हल्का ग्रे रंग का, जैसे किसी का हाथ दरवाजे पर टिक गया हो। उस हाथ की बनावट इतनी अजीब थी कि मैं तुरंत समझ गया कि यह कोई सामान्य इंसानी हाथ नहीं है। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी रूह कांप गई। मैं दौड़ते हुए लिविंग रूम में भागा और कुछ देर के लिए वहीं ठंडे पसीने में खड़ा रहा।
धीरे धीरे मैंने हिम्मत जुटाई और बाथरूम के पास जाकर झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद घर मेरे लिए पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा। कुछ दिनों तक मैंने किसी को यह घटना नहीं बताई। डर यह था कि अगर मैं बोल दूं तो शायद चीजें और बदतर हो जाएं। कुछ दिनों बाद मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। मेरी नजर बाएं तरफ गई और फिर वापस टीवी पर आई। तभी पेरिफेरल विजन में मुझे कुछ हल्का सा चमकता सिर दिखाई दिया, वही ग्रे रंग का, हाथ की तरह। मैं डर के मारे सिहर गया। जल्दी से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उस समय मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरी कल्पना थी, लेकिन दिल की धड़कन और शरीर की कांप अभी भी असली थी। लेकिन डर केवल कल्पना नहीं था। एक और घटना हुई जिसने मुझे पूरी तरह डर के शिकार बना दिया। एक दिन माँ और मैं लिविंग रूम में थे। हम दोनों अलग अलग सोफों पर लेटे थे, पैरेलल। मैं फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी मुझे लगा कि जिस सोफे पर मैं लेटा हूं वह थोड़ा हिल गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वह दोबारा हिला। मेरी नजर मां पर गई। क्या उन्होंने कुछ देखा? नहीं। थोड़ी देर बाद सोफा जोर से हिला। मैं डर के मारे तुरंत उठ खड़ा हुआ और सीधे अपने कमरे में भागा। मैं पूरी तरह कंबल में छिप गया, लेकिन डर की सीमा नहीं रुकी। मुझे लगा कि मेरा बिस्तर भी हिल रहा है, और जैसे ही मैं पलटा, बिस्तर जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर गिर गया। मेरी रूह कांप गई थी। घर में कुत्ता भी डरने लगा। रात में वह अचानक भौंकता, दरवाजों की तरफ देखता, कभी कभी अपनी पूंछ भी पूरी तरह दबा देता। मैं जानता था कि कुत्ते को वह चीज महसूस हो रही थी जिसे मैं नहीं देख पा रहा था। हर रात जब मैं सोने जाता, मुझे लगता कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिल रही हैं। खिड़की से आती हवा भी अजीब लगती थी, जैसे कोई उसमें से झांक रहा हो। मैं कंबल को सिर तक खींच लेता, लेकिन डर कम नहीं होता। मुझे याद है, एक रात मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। मैंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं। लेकिन उस क्षण मेरे कानों में कुछ धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जब मैं मुड़ा कोई नहीं था। घर के अजीबोगरीब अनुभव धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। हर कदम पर डर, हर कोने में परछाई, हर रात नींद में खौफ। मुझे कई बार लगा कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन जो चीजें सोफे और बिस्तर के साथ हुईं, वह कल्पना से परे थीं। जैसे जैसे रातें बीततीं, घर की हर चीज एक अजीब, खौफनाक रूप ले रही थी। माँ अक्सर कहती, तुम बहुत सोचते हो, बस इसे नजरअंदाज करो। लेकिन मैं जानता था कि यह नजरअंदाज करने की बात नहीं थी। घर के हर कोने में एक अजीब ऊर्जा थी, एक प्रेजेंस जो महसूस की जा सकती थी, लेकिन दिखाई नहीं देती। एक शाम मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। माँ मेरे सामने दूसरी सोफे पर लेटी थीं। अचानक मुझे फिर वही हल्की सी हिलन महसूस हुई, सोफा जैसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा खींचा जा रहा हो। मैं फ्रोजन हो गया। मेरी नजर माँ पर गई। उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। फिर सोफा तेजी से हिला। इस बार डर ने मेरा शरीर जकड़ लिया। मैं तुरंत उठकर अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन बिस्तर ने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जैसे ही मैं कंबल में छिपा, मुझे लगा कि बिस्तर हल्का सा ऊपर उठा और फिर जमीन पर गिरा। मेरी सांस अटक गई। उस समय मुझे लगा कि यदि मैं बाहर देखता तो शायद वही हाथ या सिर फिर दिखाई देगा। कुत्ता अचानक भौंकने लगा। उसकी भौंक इतनी तेज थी कि मुझे डर के मारे पैर ठंडे लगने लगे। वह लगातार दरवाजे और खिड़कियों की तरफ देख रहा था। कभी कभी वह जमीन पर बैठकर सीधे किसी अदृश्य चीज को देखता। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात के समय मुझे अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी कभी यह कमरे में से आती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीवारें धीरे धीरे बोल रही हों। मुझे डर लगने लगा कि अगर मैं हल्की सी आवाज करता हूं तो शायद वह प्रेजेंस मुझे सीधे देखे। एक दिन मैं अपने कमरे में था। अचानक कंबल के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज आई।
मैं डर के मारे कुछ सेकंड के लिए फ्रोजन हो गया। धीरे धीरे कंबल उठाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर उस समय मेरी रूह कांप रही थी। एक और घटना ने मुझे पूरी तरह हिला दिया। मैं और माँ लिविंग रूम में थे। मैं फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि जिस सोफे पर मैं लेटा हूं वह धीरे धीरे हिल रहा है। पहले मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर यह हिलन तेज हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने माँ की ओर देखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर अचानक सोफा जोर से हिला। मैं डर के मारे तुरंत उठकर अपने कमरे की ओर भागा, कंबल में छिपा, लेकिन बिस्तर भी हल्का सा हिल रहा था। उसके बाद वह ऊपर उठकर जमीन पर गिरा। मैं पूरी तरह फ्रोजन हो गया। कुत्ता लगातार भौंक रहा था। उसकी भौंक में एक अजीब गूंज थी, मानो वह किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। उसकी आंखें लगातार किसी जगह पर टिक गई थीं, कोई अदृश्य शक्ति जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। घर की रातें और भी डरावनी हो गई थीं। कभी कभी लगता कि दीवारें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कभी कभी खिड़कियों से आती हवा भी डर बढ़ा रही थी। मुझे लगातार यह लगता कि कोई अदृश्य आंखें मुझे देख रही हैं। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था। अचानक मेरे सिर के पास हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने चारों ओर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसी क्षण मैंने अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। डर के मारे मैं कंबल को सिर तक खींच लिया। कुछ महीनों तक यह सब चलता रहा। हर रात मैं भय के कारण नींद नहीं ले पाता था। मैं अक्सर सोचता था कि क्या यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन जब सोफे और बिस्तर हिलते, कुत्ता डरता और फुसफुसाहट सुनाई देती, तब मुझे पता चलता कि यह सब वास्तविक था। हम अंततः दूसरे घर में चले गए। वहां हम लगभग 5 महीने ही रहे। वहां भी अजीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन पहले घर की यादें कहीं ज्यादा डरावनी थीं। आज भी जब मैं उस पहले घर के बारे में सोचता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। वह हाथ, वह सिर, सोफे और बिस्तर की हिलन, कुत्ते की अजीब हरकतें, ये सब मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गई हैं। कुछ साल बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं सोचने लगा कि क्या यह सब वास्तविक था या मेरी आंखों और दिमाग ने मुझे भ्रमित किया। लेकिन मेरी याददाश्त कहती है कि यह सब रियल था। मेरा नाम आरव है। ये बात आज से 5 साल पहले की है, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। मैं दिल्ली में पला बढ़ा, लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे देहरादून भेजा गया था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहां के बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई करूं। शुरू के कुछ महीने सब ठीक ठाक चला, लेकिन जब सर्दियां आईं तो हॉस्टल का पुराना ढांचा धीरे धीरे अपने राज खोलने लगा। हमारा हॉस्टल एक पहाड़ी पर था। बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी। लकड़ी की खिड़कियां, मोटे मोटे लोहे के दरवाजे और बहुत ऊंची छतें। दिन में यह जगह बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही वही जगह किसी वीरान किले जैसी लगने लगती। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। उस फ्लोर पर सिर्फ 4 कमरे थे, बाकी सब बंद पड़े रहते। कहते थे कि पहले वहां सीनियर बच्चे रहते थे, लेकिन कई बार शिकायतें आने लगीं कि रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और कभी-कभी दरवाजों पर कोई जोर से दस्तक देता है। धीरे धीरे बच्चे उस फ्लोर से शिफ्ट हो गए और आखिर में बस मैं और मेरा एक रूममेट ऋषभ ही वहां रह गए। अर्शब से मेरी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत तेज था और ज्यादातर समय किताबों में डूबा रहता। मैं थोड़ा मस्त मौला था, तो रात को अक्सर देर तक जागता, मोबाइल चलाता या हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमता। एक रात करीब 1:30 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऋषभ गहरी नींद में सो रहा था। बाहर से हल्की हवा चल रही थी और कमरे की खिड़की आधी खुली थी। अचानक मुझे लगा कि किसी ने हमारे दरवाजे पर धीरे से खटखटाया। ठक ठक। मैंने सोचा शायद नीचे से कोई मस्ती कर रहा होगा। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद वही दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी और तेज। ठक ठक ठक। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं उठकर दरवाजे तक पहुंचा और धीरे धीरे हैंडल घुमाया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था।
बस दूर जलता हुआ एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध फैली हुई थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मैं वापस कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त मैंने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। इस बार ऋषभ भी जाग गया। हमने साफ साफ सुना किसी ने दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक दी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन इस बार मामला और अजीब था। दरवाजा खुलते ही हमें हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। तुम यहाँ क्यों हो? ये जगह तुम्हारी नहीं, चले जाओ। मेरे कानों में जैसे बर्फ का टुकड़ा घुल गया हो। अर्शब ने घबराकर दरवाजा पटक कर बंद कर दिया और बोला, आरव, ये ठीक नहीं है, हमें वार्डन को बताना चाहिए। लेकिन मैं उस वक्त भी मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद हमारी कल्पना हो। सर्दी का मौसम और पढ़ाई का प्रेशर। हॉस्टल में बिजली अक्सर चली जाती थी। एक रात जब मैं वॉशरूम गया तो लाइट चली गई और सिर्फ एक टॉर्च लेकर जाना पड़ा। वॉशरूम में पुराने स्टाइल के बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। मैंने टॉर्च ऑन की और दांत ब्रश करने लगा। अचानक मेरी टॉर्च का फोकस आईने पर पड़ा। मैंने देखा, आईने में मेरी परछाई के पीछे कोई खड़ा है। एक औरत, बहुत लंबी, उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी सफेद साड़ी घिसटती हुई लग रही थी। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। मैंने तुरंत पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। जब दोबारा आईने में देखा, परछाई गायब। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा और टॉर्च गिरा दी। किसी तरह भागकर कमरे तक पहुंचा। अब मामला मेरी समझ से बाहर होने लगा। लगभग हर रात कोई ना कोई अजीब घटना घटती। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी हमें कदमों की आहट सुनाई देती, कभी खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती। आरव, हम नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि अगर डरकर भाग जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उसे मना कर दिया। 5 दिसंबर की रात। बाहर घना कोहरा था। हॉस्टल के सारे बच्चे गहरी नींद में थे। करीब 2 बजे अचानक हमारी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे की सारी कॉपियां, किताबें उड़कर बिखर गईं। हम दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। तभी दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि लगा जैसे कोई उसे तोड़ देगा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मैंने कांपते हुए चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? जवाब आया, लेकिन इंसानी नहीं। वो आवाज इतनी भारी और गहरी थी कि लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिमाग के अंदर बोला हो, मैं हूं, ये जगह मेरी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ ने तुरंत भगवान का नाम लिया और बिस्तर से उठकर दरवाजा पकड़ लिया। लेकिन अचानक दरवाजे के नीचे से काले धुएं जैसी परछाई अंदर आने लगी। दरवाजे के नीचे से जो काला धुआं अंदर रेंग रहा था, वह धीरे धीरे आकार लेने लगा, जैसे किसी इंसान की परछाई हो, लेकिन बिना आंखों के, बिना चेहरे के। उसकी चाल धीमी, मगर हर कदम पर कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरी सांसें जमने लगीं। ऋषभ दरवाजा पकड़े कांप रहा था और मैं बिस्तर के कोने से सब देख रहा था। अचानक वो परछाई फर्श पर फैलकर हमारे पैरों के चारों ओर लिपटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी चिपचिपी चीज हमें पकड़ रही हो। मैंने घबराकर पास रखी टॉर्च जलाई, पर उसकी रोशनी उस धुएं को चीर ही नहीं पाई। उल्टा, जैसे ही रोशनी धुएं पर पड़ी, एक कान फाड़ू चीख कमरे में गूंज गई। उस आवाज से मेरी रीढ़ हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों नाखून एक साथ ब्लैक बोर्ड पर घसीट दिए हों। ऋषभ ने दरवाजा छोड़ दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था, होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने फुसफुसाकर कहा, ये इंसान नहीं है, ये तो यहां हमेशा से था। मैंने डरते डरते पूछा, तुझे कैसे पता? उसने कांपते हुए जवाब दिया, पहले भी कई बार ये कमरे में आता रहा है, लेकिन मैंने कभी तुझे नहीं बताया। आज ये हमें छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी अचानक खिड़की के पास रखी कुर्सी अपने आप जमीन पर गिर गई और कमरे का सारा सामान बेतहाशा हिलने लगा। अलमारी का दरवाजा खुला और उसके अंदर से वही काला धुआं और तेजी से निकलने लगा। अब पूरा कमरा उस धुएं से भर चुका था। हम दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ चुके थे। हमारी सांसें उखड़ रही थीं। तभी धुएं के बीच से एक काली आकृति सामने आई। लंबा कद, झुका हुआ शरीर और सिर की जगह बस एक अंधेरा गड्ढा। उस आकृति ने धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, हड्डियों जैसी लंबी उंगलियां थीं जो हरकत करते ही चरमराने की आवाज करतीं। जैसे ही उसका हाथ मेरे चेहरे को छूने वाला था, अचानक कमरे की बत्ती झपकी और बंद हो गई।
अब चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ उसकी ठंडी सांसों की आवाज थी। मैं बेतहाशा चिल्लाया, कोई है, बचाओ! पर मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी। पूरा हॉस्टल जैसे गहरी नींद में डूबा था। अचानक ऋषभ मेरी पकड़ से छूट गया। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की और उसकी हल्की रोशनी में देखा वो काली आकृति ऋषभ को घसीटते हुए कमरे के कोने की ओर ले जा रही थी। उसकी उंगलियां ऋषभ की गर्दन में धसी हुई थीं। मैं पागलों की तरह भागकर उसके पीछे गया और पूरी ताकत से ऋषभ को खींचा। तभी वो आकृति एक भयानक गर्जना के साथ गायब हो गई, लेकिन उसके जाने से पहले दीवार पर काले धुएं से कुछ लिखा रह गया। ये जगह मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मैं और ऋषभ हांफते हुए वहीं गिर पड़े। लग रहा था जैसे हमारी जान ही निकल जाएगी। कुछ देर बाद जब साहस जुटाया तो कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही हमारी रूह कांप गई। पूरे हॉस्टल का गलियारा धुएं से भरा हुआ था। दीवारों पर काली हथेली के निशान उभरे हुए थे। हम दोनों नीचे भागे, वार्डन के कमरे की तरफ। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर अंधेरा था। वार्डन बिस्तर पर लेटे थे। मैंने उनका कंधा हिलाया, पर जैसे ही उन्होंने सिर घुमाया, मेरी चीख निकल गई। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से वही धुआं निकल रहा था। भागकर कहां जाओगे? यहां से कोई नहीं निकल सकता। मैं और ऋषभ भागे। हॉस्टल से बाहर निकलते ही कोहरे में सब कुछ गायब था। सड़क, पेड़, गेट, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा हॉस्टल किसी दूसरी दुनिया में खींच चुका है। हम भागते रहे, लेकिन हर बार वही गलियारा, वही सीढ़ियां, वही दरवाजे सामने आ जाते, जैसे हम किसी अनंत चक्र में फंस गए हों। धीरे धीरे ऋषभ की चाल धीमी होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। उसने मुझे देखा और फुसफुसाकर कहा, शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने उसे झकझोरा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और शरीर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से वही काला धुआं निकलने लगा। मैं रोते रोते चिल्लाया, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पर वो धुआं हवा में समा गया। ऋषभ वहीं निढाल पड़ा रहा। अब मैं अकेला था। धीरे धीरे गलियारे की दीवारें हिलने लगीं। छत से काले हाथ निकलकर मेरी तरफ बढ़े। फर्श पर खून की धार बहने लगी। मैं भागकर अपने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। कोने में बैठकर रोने लगा। तू अब मेरी दुनिया का हिस्सा है, हमेशा के लिए। अचानक मेरी टेबल पर रखी कॉपी अपने आप खुल गई। पन्नों पर शब्द खुदने लगे। मैंने डरते हुए देखा, उस पर लिखा था, अगला नंबर तेरा है। मैं बेतहाशा कांपने लगा। खिड़की से बाहर झांका तो देखा सारा हॉस्टल खून से लथपथ लग रहा था। हर खिड़की से वही काली आकृति मुझे देख रही थी। सैकड़ों, हजारों, सबकी आंखें खाली गड्ढों जैसी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गलियारा साफ था, वार्डन का कमरा खाली था और ऋषभ कहीं नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि ऋषभ तो सालों पहले ही हॉस्टल में मर चुका था। तब मुझे समझ आया, मैं पूरी रात एक मरे हुए दोस्त के साथ था। अब भी जब मैं यह कहानी सुना रहा हूं तो खिड़की के बाहर कोई मुझे घूर रहा है। मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर रहा हूं। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे। मैं आमतौर पर ऐसी बातें किसी से साझा नहीं करता। लोग कहते, तुम बस कल्पना कर रहे हो या फिर थोड़ी डरावनी चीजों का भ्रम है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वह सच है। मैं इसे अपनी जिंदगी में हमेशा महसूस करता रहा हूं और अब 24 साल की उम्र में भी यह मेरे पीछे है। मैं नहीं जानता क्यों और न ही कोई इसे समझा सकता है, लेकिन मुझे इसे साझा करना जरूरी लगा। शायद कोई और भी मेरे जैसे अनुभव से गुजरा हो। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं बहुत छोटा था। हमारे परिवार का घर जयपुर में था, पुराना और विशाल, जो मेरी मां के परिवार की पीढ़ियों से चलता आ रहा था। वहां की हवेली में लकड़ी के फर्श कभी कभी अपने आप चरमराते, खिड़कियों की कांच हल्की हल्की धड़कती और रात में कोनों में छायाएं ऐसे बनती जो दिमाग से परे थीं। मां हमेशा कहती थीं, ये घर पुराना है, यादों से भरा है। मैं तब इसे सामान्य समझता था, लेकिन मेरे अनुभव सामान्य नहीं थे। मुझे पहली बार वह चीज दिखाई दी जब मैं 5 साल का था। यह हमेशा मेरे कमरे के कोने में रहती, मेरी नजर के बस बाहर। एक धुंधली, अस्पष्ट आकृति, काली और मानो धुएं जैसी, जो कभी कभी हलचल करती। मैं पलकों को झपकाता और यह गायब हो जाती।
लेकिन महसूस होता था कि मैं निगरानी में हूं। इसी दौरान मैंने साया नाम का एक मित्र बनाया। लोग इसे मेरी कल्पना मानते, लेकिन यह अलग था। साया जवाब देता था जब मैं फुसफुसाता, कभी कभी मेरे सवाल पूछने से पहले ही। साया कभी कभी चीजें हिलाता, मेरी पेंसिल टेबल से गिर जाती या मेरा छोटा खिलौना अचानक मेरे पास आ जाता। माता पिता सोचते थे कि मैं बस कहानी बना रहा हूं। पहली सच्ची डरावनी घटना तब हुई जब मैं 8 साल का था। हमारा परिवार शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से घर में रहने चला गया। एक रात मैं अचानक जाग गया। कमरे में ठंडी हवा थी। अंधेरा इतना गहरा कि चारों कोने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी नजर मेरी अलमारी की ओर गई, जहां दादी की पुराने पोर्सलीन की गुड़ियां रखी थीं। उनके चेहरे मासूम और बेदाग थे, या मैं ऐसा सोचता था। उस रात मैंने देखा कि उनकी सिर धीरे धीरे घूम रहे थे, मानो वे मुझे देख रही हों। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चादर में खुद को लपेट लिया। शायद मैंने चिल्लाया होगा, क्योंकि मां ने कमरे में दिया लेकर दौड़ते हुए प्रवेश किया। लेकिन जब तक उन्होंने देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। गुड़ियां वहीं खड़ी थीं। मैं समझा, यह कोई सपना नहीं था, मैंने इसे साफ देखा था। कुछ ही हफ्तों बाद मेरा छोटा दोस्त घर आया। हम लिविंग रूम में अंताक्षरी खेल रहे थे। अचानक रसोई की अलमारियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। हम दोनों ठिठक गए। कोई भी उस समय वहां नहीं था। सालों तक कुछ शांत रहा। मां कई बार नए घरों में चली गईं। हर नई जगह अलग लगती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे चीजों को नोट करना शुरू किया। दरवाजे अपने आप खुल जाते, खाली कमरों में धीरे धीरे फुसफुसाहट होती और अजीब शैडोज दीवारों पर दिखाई देते। मैंने अपना एक छोटा नोटबुक रखा और हर घटना दर्ज करने लगा। शायद किसी दिन इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन असली डर तब आया जब मैं 18 साल का था। मैंने दिल्ली में कॉलेज के पास छोटा फ्लैट लिया, अकेले रहने के लिए। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा आई। मेरी नोटबुक टेबल से गिर गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैं जम गया। देख रहा था कि कमरे में कोई नहीं था, और फिर सुनी एक अजीब सी हंसी, हल्की और बच्चों जैसी, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मैंने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात से घटनाएं और भी खतरनाक हो गईं। चीजें उड़ती, कभी कभी मेरे पास आकर गिरती। एक सुबह मैंने देखा कि मेरी अलमारी पर रखा छोटा मिट्टी का दीपक टूटा हुआ था। कोई निशान नहीं थे कि कोई अंदर आया हो। रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती, कभी मेरी आवाज में, कभी किसी औरत की धीमी और अनुरोध जैसी आवाज में। मैंने समझा कि यह केवल घर से जुड़ा नहीं है, यह मुझसे जुड़ा है। मैं कहीं भी जाऊं यह मेरे पीछे आता है। दोस्तों के घर भी ऐसा होता। दीपक झपकते, वस्तुएं हल्की हल्की हिलती और शैडोज दीवारों पर अजीब तरह से नाचती। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह हमेशा खतरनाक नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे यह सिर्फ मुझे देख रहा हो, मेरी आदतें सीख रहा हो और मेरी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हो। जब मैं 24 साल का था, मां ने जयपुर के पुराने हवेली में रहना तय किया। मैं वहां कुछ महीने रह रहा था ताकि वह घर संभाल सके। घर विशाल था, कमरे इतने थे कि हर मोड़ पर अंधेरा था। पहली रात से ही मुझे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आवाजें इतनी धीमी और अस्पष्ट थीं कि मैं उन्हें अनसुना करने की कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे वे साफ सुनाई देने लगीं। कभी यह मेरी ही आवाज में होती, आओ देखो, कभी किसी औरत की, मीठी और अनुरोध जैसी। एक रात मैं लिविंग रूम में अकेला बैठा था। अचानक मैंने देखा कि दीवार के कोने में एक हल्की सफेद छाया हिल रही थी। ये इतनी तेजी से नहीं हिल रही थी कि मैं उसे देख सकूं, लेकिन इतना धीरे कि मेरी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि यह मेरी आंखों का भ्रम है। मैंने दीपक जलाया और तब मैंने देखा छाया ठंडी हवा के साथ मेरे कमरे में बढ़ रही थी, जैसे धीरे धीरे मुझे घेर रही हो। मैंने उसे आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं, केवल फुसफुसाहटें। अगले दिन छोटे भाई ने कहा कि वह रात को एक महिला को सफेद साड़ी में चलते हुए देखता रहा। पहले मैंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर असली था। वही डर जो मैं बचपन में महसूस करता था। लेकिन डर की असली सीमा तब आई जब घर में वस्तुएं खुद चलने लगीं। एक शाम मैं पढ़ाई कर रहा था। अचानक मेरी किताबें टेबल से नीचे गिर गईं। मैं उठकर देखा, कोई नहीं। उसी समय दीवार के पास रखी घड़ी अचानक तेजी से घूमने लगी। ध्वनि इतनी तेज थी कि कमरे का हर कोना गूंजने लगा। मैंने उसे हाथ लगाकर रोका और घड़ी अचानक स्थिर हो गई। कुछ दिन बाद मैं रसोई में था। मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि चांद की रोशनी में कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं कुछ कह नहीं सका।
वह हल्की मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। इसके बाद रातों में मेरी नींद पूरी तरह से गायब हो गई। मैं किसी भी आवाज पर डर जाता। कभी कभी ऐसा लगता कि छाया मेरे बिस्तर के पास खड़ी है, मुझे देख रही है। कभी कभी मुझे लगता कि वह मेरे सपनों में भी आ रही है। मां ने किसी लोकल पुजारी को बुलाया। उन्होंने कई बार हवन, पूजा और मंत्र पढ़े। थोड़े समय के लिए शांति मिलती, लेकिन वह हमेशा लौट आती। मुझे अब पता था यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह धैर्यवान है। यह जानता है कि मुझे कैसे डराया जाए और यह कभी नहीं जाने वाला। छोटे भाई की हालत और भी गंभीर हो गई। वह रात को बार बार चिल्लाने लगता, कमरे के कोनों में इशारा करता। कभी कभी वह कहता, वह मुझसे बातें कर रही है। हमने अब महसूस किया कि यह केवल मुझसे नहीं जुड़ा है, यह हमारे परिवार से जुड़ा है। एक रात मैं अकेले घर में था। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन खुद चालू हो गई और स्क्रीन पर लिखा था, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। मेरे हाथ कांप गए। मैं दौड़कर बाहर आया। बाहर का माहौल सामान्य था, लेकिन घर में अजीब सी नमी और ठंडक थी। इसके बाद मैंने कुछ और ध्यान देना शुरू किया। मुझे पता चला कि यह छाया केवल डराने नहीं आती। कभी कभी यह मुझे परीक्षा देती है। कभी कभी मेरे छोटे भाई को किताबें फेंक देती, कभी मुझे सही दिशा में चेतावनी देती। लेकिन यह चेतावनी और डर दोनों साथ में होती है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। उन्होंने देखा कि कमरे के कोनों में शैडोज तेजी से हिलती हैं। कभी कभी कमरे में हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। कोई भी नहीं होता। अब मुझे यह महसूस होने लगा कि यह किसी बुरी आत्मा या राक्षस जैसा नहीं है। यह मेरे परिवार की रक्षा करने या देखने जैसी चीज भी हो सकती है, लेकिन इतना शक्तिशाली और रहस्यमय कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अभी भी मैं इसे हर जगह महसूस करता हूं। यह मेरे पीछे है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। कभी कभी यह केवल छाया बनकर दिखाई देती, कभी कभी फुसफुसाती और कभी कभी वस्तुएं हिला देती हैं। मैं अब डरना नहीं चाहता, लेकिन सच कहूं, यह डर मेरी हड्डियों में उतर चुका है। मैं जानता हूं कि यह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कभी कभी मुझे यह भी डर है कि यह मेरे पीछे आने वाले लोगों तक भी पहुंच सकता है। अगर आप कभी ऐसी चीज का अनुभव करते हैं जो केवल आपके पीछे नहीं, बल्कि आपके परिवार या घर के साथ जुड़ी हुई हो, तो आप अकेले नहीं हैं। ये दुनिया केवल हमारी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो हमें देखती हैं, सीखती हैं और कभी नहीं छोड़ती। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं इसे चुनौती दूं, क्या मैं इसे घर से बाहर भगाऊं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि यह केवल डरावना नहीं है, यह सच्चाई है। और कभी कभी सच्चाई सबसे डरावनी होती है। मैं, अर्जुन, उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब हमारी फैमिली नियम विला में शिफ्ट हुई। मैं 5 साल का था और मेरी 2 छोटी बहनें अनिका और रिया मेरे साथ थीं। घर बड़ा और पुराना था, 2 मंजिला, अटारी के साथ 4 कमरे और 2 बाथरूम। बेसमेंट पूरी तरह से हमारा खेल का कमरा बन गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि यही घर मेरे लिए डर और रहस्य की शुरुआत बनने वाला था। शुरुआत में सब सामान्य था। घर में आवाजें होती थीं, कुत्तों की भौंक, बिल्लियों की म्याऊं, कभी कभी अटारी से गिरती चीजों की हल्की आवाज। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि पुराने घर में यह सब आम बात है, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर धीरे धीरे घर करने लगा। बेसमेंट हमारा खेल का कमरा था। वहां हम घंटों गुड़ियों, खिलौनों और अपनी कल्पना की दुनिया में खोए रहते। मेरी बहनें कभी कभी डर के मारे बाहर चली जाती, लेकिन मैं हमेशा अकेले वहां रहना पसंद करता। एक दिन मैं स्कूल नहीं गया। मुझे हल्का पेट दर्द था। मैं बेसमेंट में खेल रहा था जब मेरी नजर दीवार पर पड़ी। लाल क्रेयॉन से बने 3 आकृतियां। 2 आकृतियां जमीन पर लेटी हुई थीं और उनके आंखों पर बड़े एक्स बने थे। तीसरी आकृति, एक आदमी हाथ में चाकू जैसी चीज पकड़े हुए था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़ा और मां को बुलाया। माँ जल्दी आओ, बेसमेंट में कुछ बहुत डरावना है। मां ने मुझे देखा, लेकिन उनकी नजरों में गुस्सा झलक रहा था। तुमने फिर से क्या ड्रॉ किया है? इतनी छोटी उम्र में ऐसे चित्र बनाना ठीक नहीं है। मैंने नहीं बनाया, सच में मैंने नहीं बनाया। तो फिर ये कौन बना रहा है? कोई भूत? मैं हंस नहीं पाया। डर ने मेरा गला बंद कर दिया था। कुछ हफ्तों बाद चित्र और भी डरावने होने लगे। कभी कभी बेसमेंट से धीमी फुसफुसाहट की आवाज आती, 2 बच्चों की। वे डर के मारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उनकी आवाजें इतनी वास्तविक थीं कि मैं कांप उठता। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुली। मेरी आंखों के सामने मेरा अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। मैं समझा शायद मेरी बहनें कोई मजाक कर रही हैं, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो मैं जम गया। कमरे में एक आदमी खड़ा था।
लगभग 6 फीट लंबा, पतला और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। उसके हाथ में चाकू था। उसने मेरे सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मेरा दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। मैं चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई थी। मैं जमी हुई थी। आखिरकार वह आदमी कमरे की दीवार की ओर गया और चाकू से कुछ उकेरने लगा। मैंने देखा कि उसने दीवार पर लाल रंग में लिखा, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वह बिना कोई शब्द बोले कमरे से बाहर चला गया। मैं रात भर डर और थरथराहट में जागता रहा। अगले कुछ दिन मैं सिर्फ मां के कमरे में सोता रहा, लेकिन मां ने कहा कि अब मुझे अपने कमरे में सोना होगा, और वह रात सबसे भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और अचानक मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। 2 छोटी लड़कियों की आवाजें थीं। भागो, वह आ रहा है, वह तुम्हें देख रहा है। हमारे पिताजी। मेरा गला सूख गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। तभी मुझे फर्श पर धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से कंबल में खुद को छुपा लिया, लेकिन जैसे ही कदम पास आए, किसी ने मेरे कंबल को खींचा। मैं ऊपर देखा, वह आदमी फिर मेरे सामने खड़ा था। मैं कुछ नहीं कर पाया, ना चल सका, ना बोल सका। वह मेरे ऊपर खड़ा था, चाकू लहराते हुए। उसने दीवार की ओर बढ़कर लाल रंग में लिखा, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वह बिना कोई शब्द बोले कमरे से बाहर चला गया। मैं दौड़ते हुए मां के पास गया। मैंने रोते रोते सब बताया। मां ने पहली बार गंभीर होकर कहा कि मुझे सच में डर लग रहा है। इसके बाद मां ने बेसमेंट की उन चित्रों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि 2 आकृतियां जो जमीन पर लेटी थीं, 2 छोटी लड़कियों जैसी लग रही थीं, और वह आदमी जो चाकू पकड़े था बिल्कुल वही था जिसे मैंने देखा था। मां ने पड़ोसियों से जानकारी हासिल की। तभी सच सामने आया। तुम्हें नहीं पता, इस घर में पहले एक परिवार रहता था, माँ, पिता और उनकी 2 बेटियां। एक दिन माँ घर छोड़ गई और पिता पागल हो गया। उसने अपनी दोनों बेटियों को मार डाला और फिर खुद लटका लिया। तुम्हारा कमरा वही था। मां का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने तुरंत हमारी पैकिंग शुरू करवा दी। हम कार में बैठे और घर से बाहर निकल गए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, 2 छोटी लड़कियां हमें हाथ हिला रही थीं और वही आदमी चाकू लहराते हुए। मैंने कसम खाई कि मैं कभी उस घर की ओर वापस नहीं देखूंगा, लेकिन नीम विला की परछाइयां मेरी यादों में हमेशा जीवित रहेंगी। हर रात मुझे लगता है कि किसी न किसी कोने में उसकी परछाई अभी भी मेरे पीछे है। नीम विला से बाहर निकलने के बाद भी डर मेरे साथ चला। मैं, अर्जुन, अपनी बहनों अनिका और रिया के साथ कार में बैठा था। मां और पिताजी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन मेरी नजरें बार बार पीछे मुड़कर उस घर की ओर जाती थीं। वहां वही 2 छोटी लड़कियां, जिन्हें मैं बेसमेंट में देख चुका था, हाथ हिला रही थीं, और वह आदमी जो चाकू लहराता था कुछ क्षणों के लिए मेरी ओर देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। घर पहुंचने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा मेरे शरीर पर टकरा रही थी। मुझे लगा कि नीम विला की परछाइयां अब मेरे कमरे में हैं। मैं उठकर टॉर्च लेकर कमरे की कोने कोने में झांकने लगा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने देखा, दीवारों पर लाल रंग की धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। 2 छोटी लड़कियां लेटी हुई थीं और एक आदमी खड़ा चाकू पकड़े हुए। मेरी रूह कांप गई। मैंने बहनों को पास बुलाया, लेकिन वे भी डर के मारे कांप रही थीं। तभी मुझे 2 फुसफुसाती आवाजें सुनाई दीं। वह वही लड़कियां थीं जो नीम विला में बेसमेंट में दिखी थीं। अर्जुन, भागो, वह आ रहा है, जल्दी। हमारे पिताजी। मैंने कमरे के दरवाजे की ओर देखा। वहां से धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। हर कदम मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। मैं अपने आप को पूरी तरह जमी हुई महसूस कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वह आदमी भीतर आया। उसकी आंखें खाली और अंधेरे में छिपी हुई थीं। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी आवाज गले में अटक गई थी। वह कमरे में घूमते हुए धीरे धीरे मेरे पास आया, लेकिन अचानक 2 छोटी लड़कियां उसके सामने आ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक शक्ति थी। आदमी अचानक थम गया। उसका चेहरा गुस्से और भ्रम में बदल गया। तुम क्यों रोक रही हो? लड़कियां चुप रहीं। उनके हाथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चमक रहे थे। तभी मुझे समझ में आया, ये लड़कियां केवल डर के लिए नहीं थीं, वे उस आदमी से लड़ रही थीं। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं जल्दी से कमरे से निकल जाऊं। मैंने बहनों को पकड़कर दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही हम बाहर निकले, मैंने देखा कि पूरे घर की दीवारें लाल रंग में लिखी हुई चेतावनियों से भर गई थीं। तुम कभी नहीं बचोगे, वह लौट आएगा। अर्जुन, हमें यहाँ से तुरंत दूर जाना होगा।
हम कार में बैठे और घर छोड़ दिया, लेकिन मेरी आंखों के सामने वह आदमी अब छाया की तरह हमारे पीछे दौड़ रहा था। अगले दिन मां ने किसी जानकार पंडित से संपर्क किया। पंडित ने घर की स्थिति देखी और गंभीर स्वर में कहा, इस घर में जो भी हुआ उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। पिता की आत्मा गुस्से में है। लड़कियां तुम्हें चेतावनी दे रही हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम वापस देखोगे तो तुम्हें वापस बुला सकता है। उस रात मैं नींद नहीं ले पाया। मेरी आंखों के सामने नीम विला की तस्वीर घूम रही थी। मैं देख सकता था 2 छोटी लड़कियां खड़ी हैं और आदमी अपने चाकू के साथ घूम रहा है। कुछ दिन बाद मुझे नीम विला के बारे में और भी डरावना सच पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि पिता ने घर में प्रवेश करने वाले हर किसी को डराने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा अब भी घर के हर कोने में है और लड़कियां अब भी उन मासूम बच्चों की तरह किसी को चेतावनी देने के लिए मौजूद हैं ताकि वह कोई और नहीं मार सके। मैं अब 12 साल का हूं। नीम विला की यादें मेरे साथ हैं। कभी कभी रात में मैं सुनता हूं, अर्जुन, वह आ रहा है। मेरे कमरे की दीवारें, मेरा बिस्तर, यहां तक कि मेरी परछाई भी डरावनी लगने लगती है। मां ने कहा कि हमें इस कहानी को भूल जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं नीम विला कभी भूलता नहीं। उसकी परछाइयां अब भी किसी न किसी कोने में मौजूद हैं और मैं हमेशा सचेत रहूंगा।